प्लीज कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अंकित बैठिए। अंकित, हम लोग दोबारा मिल रहे हैं शायद सर। शायद। ओके अंकित, अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, और पिछले 2 सालों से मैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एज अ जिला समाज कल्याण अधिकारी में कार्य कर रहा हूँ सर। सर मैं वर्तमान में लखनऊ में पोस्टेड हूँ। सो अंकित, आपने आईपीएस को नंबर 2 चॉइस पे रखा है। सर। मैं उस पर कुछ सवाल पूछूं। सर। तीनों मेजर क्रिमिनल लॉ जो इंडिया के थे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये बदल दिए गए हैं। सर। इनके नए नाम क्या हैं और इनमें क्या मेजर चेंजेस प्रपोज की गई हैं? सर सर इसमें 3 जो सबसे पहला भारतीय न्याय संहिता, दूसरा सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और सर तीसरा भारतीय सुरक्षा संहिता। सुरक्षा। सर आई थिंक इट इज एक्ट, भारतीय सुरक्षा एक्ट। सर भारतीय साक्ष्य संहिता। साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य। मेजर चेंजेस क्या प्रपोज किए गए हैं? सर सबसे पहले कुछ आज जो एक एक करके आईपीसी के बाद नए आईपीसी में बताइए। सर सर कुछ इश्यूज थे सर, मॉब लिंचिंग और मेजर चेंजेस, मॉब लिंचिंग एक हो गया, और सर कुछ इश्यूज थे जिनको सेकंड लिस्ट पे रखा गया था, मतलब प्रायोरिटीज में नहीं रखा गया था, उसको आगे बढ़ाया गया। जैसे सेक्शन आईपीसी 300 के बाद काफ़ी सारे मैंने मेजर चेंजेस पूछा था। मेजर चेंजेस क्या? मॉब लिंचिंग में मान गया, और दूसरा सर सेक्शन आईपीसी 124 जो था उसमें देशद्रोह और राजद्रोह, इसमें से राजद्रोह को हटा दिया गया और देशद्रोह को शामिल किया गया है सर। सेडिशन को रिप्लेस किया गया है। नंबर 3। सर नंबर 3 सर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्ट्रक डाउन किए थे, अब उनको जिसमें सेक्शन 377 स्ट्राइक डाउन किए थे। सर क्या किए थे? सेक्शन 377 एडल्ट्री का एक एक्ट था, सेक्शन था 498, तो इसको सर हटा दिया गया सर। और मैं मेजर चेंजेस बोल रहा हूँ, आप सब ये सॉरी सर, आई नीड टू लुक अपॉन दिस। सर सबसे पहला जो चेंज है वो कस्टमाइज्ड तरीके से जब किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें जुडिशियल कस्टडी में से पुलिस कस्टडी का टाइम दिया जाता है, अब उसको कस्टमाइज कर दिया गया है कि आप कुछ कुछ सेक्शंस में कस्टडी ले सकते हैं। तो ये सर 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 दूसरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ मतलब जो इन्वेस्टिगेशंस उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब उसमें चेंजेस करके उसको एडमिसिबल कर लिया गया है। ठीक है, दैट इज करेक्ट। एविडेंस एक्ट में मेजर चेंज, एक मेजर चेंज। सर मेजर तौर पे सर आईटी के जो भी नए एविडेंसेस जिनसे लिया जा सकता है तो उसको सर इंक्लूसिव कर लिया है इसमें। एडमिसिबल बना लिया गया है, इंक्लूसिव नहीं। सर अच्छा, ओके। आफ्सपा क्या है? सर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1950 पावर्स एक्ट सर 1958 में ये पारित किया गया था। इसमें सर किसी भी राज्य में या किसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है आइदर बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को ज़्यादा पावर दी जाती है। क्या पावर्स मिलते हैं? सर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी सीज कर सकते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है, इंटेरोगेशन कर सकते हैं, और कुछ सर्कमस्टांसेस में दे कैन ओपन फायर ऑल्सो इफ दे फील लाइक दैट कि सिचुएशन इस तरीके से अनकंट्रोलेबल है सर। किन सिचुएशंस में फायरिंग कर सकते हैं? सर कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मेजर इशू हो रहा है, या फिर पीस जो है अंडरमाइन हो रही है, या फिर सर कुछ नेशनल एक्टिविटी के अगेंस्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि वायलेंस हो सकता है,
इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, कोई टेररिस्ट सर्च का कुछ है सर, इस तरीके से वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अयोध्या मंदिर के बनने में पैसे कहाँ से आए? सर अयोध्या में सर एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया था, उसमें ट्रस्ट का नाम? सर राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जनमानस ट्रस्ट। सर इस ट्रस्ट ने एक जनरल पूल ओपन किया था जिसमें आम जन लोगों ने सर पैसा दिया था। कितने पैसे इकट्ठे हुए? सर अप्रॉक्सीमेटली 3600 करोड़। पूरे खर्च हो गए? सर आई थिंक इट लेस देन 1000 करोड़ स्ट्रक्चर पे खर्च हुआ है सर। सर नॉट करेक्ट। ओके सर। Okay. So, good afternoon, Ankit. गुड आफ्टरनून। So, it's good to see you. You're from IIT कानपुर. बहुत अच्छी बात है। तो जो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी वो हिंदी में की थी कि इंग्लिश? मैम इंग्लिश। इंग्लिश में की थी। तो आप मतलब इंटरव्यू ही सिर्फ हिंदी में करना चाहते हैं, बट अदरवाइज आपको इंग्लिश भी उतनी अच्छी आती है। तो आप तो इंजीनियर हो एंड आईआईटी से हो, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपका आईआईटी पे ही है। हमारे देश में कितने आईआईटीज़ हैं? 1, एचआरडी मिनिस्ट्री के हिसाब से सबसे अच्छी आईआईटी कौन सी है? तीसरा क्वेश्चन है, क्या आईआईटी विदेश में भी है? जी मैम। मैम मुझे थोड़ा नंबर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, और मेन तरह के जो ओल्ड आईआईटीज़ हैं वो टोटल 7 थे, लेकिन अभी 20 से 30 के बीच में टोटल आईआईटीज़ हैं जो संख्या है मैम। मैम आपका दूसरा सवाल मैम, एचआरडी का रैंकिंग में सबसे पहले कौन आ रहा है? मैम उसमें एनआईआरएफ की रैंकिंग अगर मैं साथ में देखता हूँ तो आईआईटी बॉम्बे है मैम। और मैम आपका तीसरा सवाल मैम, कोई फॉरेन कंट्रीज़ में इसमें एक दुबई कैंपस मैम खोला गया है, जितना मैम रिकॉल कर सकता हूँ मैं, शायद आईआईटी मद्रास ने खोला है, और कुछ अफ्रीका में भी कुछ कैंपसेस खोले गए हैं, लेकिन ये सब ओल्ड आईआईटीज़ नहीं खोले हैं मैम। ओके, तो आपके 3 आंसर्स में से सिर्फ एक सही है, 2 गलत है। तो अब हम नए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आप इंजीनियर हो, तो इंडिया इंजीनियर्स डे कौन से दिन को सेलिब्रेट करता है एंड क्यों करता है उस दिन के लिए? मैम इट इज़ इन द मंथ ऑफ सितंबर, आई थिंक 15 सितंबर मैम। मैम उस दिन मैम वेंकटेश्वर श्री जी का बर्थडे सेलिब्रेट। वेंकटेश्वर, ये सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम मैम। मैसूर में ही वॉज दीवान। उनको भारत रत्न भी मिला है। वो हमारे देश के पहले इंजीनियर थे। एनीवे, आप उनके बारे में ज़रूर पता करिए, बिकॉज आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर्स डे तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। आपने बजट के बारे में तो सुना ही होगा। 1 फरवरी को वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बजट कैसे पास होता है? मैम फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक विंग है, डिवीज़न है, वो बजट के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करता है। डिपेंड करता है कि वो पिछले साल के फिगर्स क्या हैं और इस साल क्या वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आने वाले सालों में क्या हो सकता है, प्रोजेक्शंस क्या हो सकते हैं। ये 3 सालों का होता है। अब इसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करके इसको प्रेजेंट किया जाता है थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर। कहाँ पे प्रेजेंट किया? मैम मेजरली इट इज़ डन ऑन लोकसभा मैम, यहाँ करा जाता है इसमें। और इसमें फिर उनकी स्पीच के बाद फिर मैम इस पर प्रॉपर वोटिंग होती है इस बजट के बाद। और उसके बाद मैम जो बजट का प्रोसीजर है उसमें इंडिविजुअल उसको डिटेल में डिस्कशन किया जाता है, और डिटेल डिस्कशन में फिर क्वेश्चंस किए जाते हैं। साथ में उसके बाद फाइनल सबमिशन जब होता है तब अप्रोप्रिएशन बिल्स पास किए जाते हैं, जो डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट जो बजट की जो नीड्स हैं उस पर विचार होता है, और फाइनल वो बजट पास किया जाता है मैम। आपने जो बताया ना, अगर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का बजट है ना, अगर मेरा बजट है तो मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताऊंगी ना कि मेरे मंत्रालय में मुझे इतना बजट चाहिए।
तो आप तो कह रहे हो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई विंग है जो बना लेता है, वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से पूछे बजट कैसे बना सकता है? मैम तो सारी मंत्रालयों को अपना बजट बना के देना पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद में क्या प्रोसीजर है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये कॉलेज में नहीं, ये हमें स्कूल में सिखाया गया था, है ना। सिविक्स में 7वीं 8वीं में बताया गया था कि पहले लोकसभा में प्रेजेंट होएगा, उसके बाद में राज्यसभा में प्रेजेंट होएगा, उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और लोकसभा राज्यसभा के बीच में स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, है ना। हाँ, तो उनके पास में जाएगा और वो उसको गहन अध्ययन करेंगे एंड फिर अपने कमेंट्स देंगे। तो उसका कोई प्रोसीजर है बजट का, बहुत इजी प्रोसीजर है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि मैंने आपसे पूछा, बहुत टफ क्वेश्चन है। इट्स क्वाइट अ इजी क्वेश्चन। सो यू आर एन इंजीनियर, ओके। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने 6G के बारे में तो सुना होगा? अभी इस पे मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है तो ठीक है, मैं उस पर आपसे नहीं पूछूंगी। आपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में सुना होगा, उसके बारे में आपको जानकारी है? तो आप मेरे को बताइए कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या होता है और उसके 2 एडवांटेजेस क्या हैं? मैम हाइड्रोजन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैम हाइड्रोजन के निर्माण के लिए अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके अगर हाइड्रोजन निकालते हैं और ये प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ है उसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हाइड्रोजन बनती है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। सरकार जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इसलिए लेके आई कि हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकें लॉजिस्टिक सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में, और या फिर हम इस्तेमाल कर सकें इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिससे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो डाइवर्सिफाइड हो, एनर्जी ट्रांजिशन के में हम बढ़ें। आपने 2 एडवांटेजेस नहीं बताए, 2 एडवांटेजेस क्या होंगे? मैम सबसे पहला तो एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड। अच्छा ठीक है, पोल्यूशन नहीं होएगा। हाँ ठीक है, दूसरा? दूसरा मैम इसका एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा है हाइड्रोजन का नॉर्मल फ्यूल से। तो मैम हम इसको स्टोरेज हमें कम करना है और इसका जब हम यूज़ करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इसकी इवॉल्व हो रही है, तो इस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। तो हमें कोल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, है ना। ओके, आप मुरादाबाद से हैं, तो मुरादाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? मैम ब्रास के लिए, मेटल क्राफ्ट एंड ब्रास। तो मुरादाबाद का एक दूसरा नाम भी है, उसको पहले क्या कहते थे? मैम नॉर्मली अभी मैम पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नोन एज दी पीतल नगरी। थैंक यू, दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन। I'll be asking questions in English. You can respond in any language. सर Okay. So, with respect to civil engineering, so what are the latest trends? लेटेस्ट सर सिविल इंजीनियरिंग इनोवेशंस। Yes. सर सबसे पहले सर मैं बात करना चाहूँगा सर, इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है 3D प्रिंटिंग सर। जैसे सर अफोर्डेबल हाउसिंग हमें अचीव करना है, तो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से हम इस तरह के घरों का निर्माण कर रहे हैं जो बहुत जल्दी बन जा रहे हैं और कम कॉस्ट में सर, एनवायरमेंट फ्रेंडली। दूसरा सर मैं बात करूँगा कि परमिएबल पेवमेंट्स की सर। परमिएबल पेवमेंट्स इज लाइक कि वाटर अगर ड्रेनेज के जो मेजर इश्यूज़ हैं जिसमें हम मेंटेनेंस हम बढ़ा सकते हैं और ये क्लॉगिंग का हम इशू हम टैकल कर सकते हैं, तो परमिएबल पेवमेंट्स। तीसरा सर मॉड्यूलर बिल्डिंग्स की, जिसमें हम प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हम चाइना में देखते हैं सर कि आज इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है कि बहुत कम समय में बहुत बड़ी इमारतों को हम खड़ा कर देते हैं, तो ये मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी सर। एक है सर लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ, ये है सेल्फ हीलिंग सीमेंट। इसमें हम देखते हैं कि कंक्रीट में काफ़ी क्रैक्स आ जाते हैं रोड्स पे, तो सर सेल्फ हीलिंग सीमेंट की मदद से हम रोड्स को थोड़ा सस्टेनेबल बना सकते हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं सर। So, have you heard of this resilience engineering or smart materials? Something. Sir, resilience engineering is, I think, majorly used for making the structures earthquake resistant. And second कि कई बार स्ट्रक्चर्स इस तरह के सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पे विंड लोड और अलग अलग तरह का चैलेंजेस होते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, सब कोरोजन स्ट्रेस होता है, तो उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, ट्रेडिशनल अपग्रेडेशन करते हैं टेक्नोलॉजी में और मटेरियल में, ताकि स्ट्रक्चर की लेंथ, टाइम एंड ड्यूरेशन और उसका परफेक्शन हम स्ट्रांगली हम बिल्ड कर सकें सर। So, temperature and pressure keep adapting to these material.
just like you said, cement. सर That's an example of smart materials. सर Okay. So another question with respect to social welfare, your department. सर So do you have some schemes from the Uttar Pradesh state government that other states can adopt? सर सर स्पेसिफिकली से अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करता हूं तो एक स्कीम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसमें सर शादियों को इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरह से मतलब प्रमोट किया जाता है कि इट इज़ अ नॉट अ इंडिविजुअल इवेंट, इट्स अ कल्चरल इवेंट के रूप में। इसमें जिनकी शादी होती है सर उसमें 51,000 रुपीज़ पर जोड़े के हिसाब से खर्च किया जाता है। 35,000 इज क्रेडिटेड टू द वुमेंस अकाउंट एंड 10,000 रुपीज़ का उसका सामान यूपी गवर्नमेंट उनको देती है और 6,000 रुपीज़ में पूरा इवेंट वो ऑर्गेनाइज कराया जाता है Okay. सर। Another question with respect to Uttar Pradesh state. So given its large population and size, what steps the government is taking to decentralize the governance? सर सबसे पहला एक स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो सर ये डिसेंट्रलाइज वे में इकोनॉमिकली डिस्ट्रिक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना, सर ये मैं देखता हूँ सर। सर दूसरा अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखें तो सर जैसे स्मार्ट सिटी हम बात करते हैं तो वो भारत सरकार का है, यूपी गवर्नमेंट का भी इस पर सप्लीमेंट करके स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं सर। तो उसमें कि फंडिंग जो है डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उनका क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स से वो ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो ये सर डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस के रूप में मैं देख रहा हूँ सर। Okay. And one last question, सर again related to UP. सर So very recently, there has been happenings with respect to ASI statements, court statements, and the government decisions. So in this background, so how do you foresee or how do you handle or ensure the social harmony in the state or throughout the country? सर एंथ्रोपोलॉजी में हम एक टर्म पढ़ते हैं सर, कल्चरल रिलेटिविज्म और टॉलरेंस। सर गवर्नेंस इस तरीके का होना चाहिए पूरे भारत में या फिर किसी यूपी की बात करते हैं जिसमें किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई पर्टिकुलर रेस वो चैलेंज फेस ना करे, इस तरह का ऐसा उसे महसूस ना हो कि वो एलिनेटेड है उस समाज में सर। तो मेरा ये मानना है कि यूपी में जो भी आप आज के सामने देखते हैं इट इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कल्चर। वो यूपी का गवर्नेंस में कल्चर को ज़्यादा प्राथमिकता के रूप में उसको करा जा रहा है सर। अब हमें सर इसमें ये देखना है कि जो कल्चरल रिस्पेक्ट है और जो इश्यूज मेजर उठ सकते हैं तो वो हम टैकल करें प्रॉपर्ली और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो कहते हैं उसी के बेसिस पे हम गवर्नेंस करें सर। I think I have to be more specific on the question. सर So with respect to Ayodhya or Mathura or Kashi, सर so given the future, so how do you ensure the peace and harmony or Sir. creating the positive spirit among both sides? सर सबसे पहले तो लॉ ऑफ द लैंड शुड बी अपहोल्डेड सर। इसमें 1991 का एक कानून है सर जिसमें ये कहा गया था कि 1947 से पहले के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके के वो उनका ओनरशिप और जो प्रॉपर्टी का जो राइट है जिसके पास था उसी के पास रहेगा। उसमें दो एक्सेप्शंस रखे गए थे। एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी दिया गया था कि किसी भी स्ट्रक्चर पे जाके अगर उनके पास मैंडेट है तो दे कैन डू द सर्वे सर ये। तो दूसरा जो है कि राम जन्मभूमि के लिए उसमें एक्सेप्शन दिया गया था। इट वॉज नॉट गिवन फ्रॉम मथुरा एंड दिस ज्ञानवापी केस सर। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ द लैंड शुड बी अपहोल्डेड, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स भी अपहोल्डेड रहने चाहिए सर। अगर हम इसको पॉलिटिसाइज करें या पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में देखें तो कल्चरल हार्मनी के चैलेंजेस हो सकते हैं यूपी में सर। तो सर इस पे मैं थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहता हूं और इसको मैं समझना चाहता हूं कि यूपी इसको इस दशा से देखे कि कल्चर को ऊपर रखा जाए और जो गवर्नेंस है वो इस तरीके से रहे कि सोशल हार्मनी बिगड़नी नहीं पाए सर। सर Thank you. Ankit, you're a civil engineer and you're working as a district social welfare officer and you have interest in tribal affairs. How do you link the three? सर मैंने सर बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में। अब सर कॉलेज हमें ऑप्शन देता है इलेक्टिव्स चूज़ करने का सर। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम इस माइंडसेट से जाते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा करेंगे। वहाँ मैंने सर इलेक्टिव्स के रूप में एंथ्रोपोलॉजी के कोर्सेज करे
तो मेरा सर एंथ्रोपोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड थोड़ा वहाँ से डेवलप हुआ। फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट किया, साथ में मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ, जो मैं एक स्कीम में देख रहा हूँ जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, और ट्राइबल वेलफेयर में भी मैं पीवीटीजी का प्रोजेक्ट रन कर चुका हूँ सर, बुक्सा जनजाति के लिए। सर वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द काम सर सिविल इंजीनियरिंग का ही है। डिसेंट्रलाइज वे में प्रत्येक गांव में सर 20 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हमें करना है सर। तो इस तरह के 10,384 विलेजेस में ये स्ट्रक्चर्स को मैं रन करवा रहा हूँ सर। तो मुझे लगता है कि मैं तीनों चीज़ों को मैं एक साथ में रन कर रहा हूँ, या मैं कोशिश कर रहा हूँ। ट्राइबल्स में भी सर पीवीटीजीज के प्रोजेक्ट्स बुक्सा जनजाति में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट्स वहाँ पे पट्टे वहाँ पे इंश्योर कराए कि लोगों को मिल जाएं। जब वो रेवेन्यू लैंड हो गया, पार्ट ऑफ द गवर्नेंस मैकेनिज्म हो गया, तो वहाँ पे भी हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया था सर। ये आपने जैसे आपने बताया कि आप गांव में जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिविल स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, तो ये एक बड़ी कंप्लेंट है हमारे यहाँ कि भाई क्वालिटी जो कंस्ट्रक्शन की है वो बहुत पुअर होती है, और सरकारी की तो और भी ज़्यादा ख़राब होती है हालत। तो उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं? सर एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का बात करना चाहता हूं सर। ये एक्चुअली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देखता नहीं है, हम ये मैक्सिमम कन्वर्जेंस के माध्यम से कराते हैं सर। इसमें ये है कि पहले समस्या ये थी कि करप्शन के केसेस काफ़ी ज़्यादा थे, अब काफ़ी ऑब्जेक्टिव हो गया है, काफ़ी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ें पोर्टल ड्रिवन हो गई हैं। क्योंकि सर हमारी जो स्कीम है टोटली पोर्टल ड्रिवन है, हम फोटोज़ भी खींचते हैं पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइज वे में, उसकी क्वालिटी भी होती है। मेजॉरिटी चीज़ जो है सर, आज हमारे भारत में सिविल इंजीनियरिंग की लैब्स की कमी है डिसेंट्रलाइज वे में। आज एक जगह से सैंपल लिया जाता है, चेक कहीं और होता है, और फिर वो इशू ये है कि उसको अगर हम इंटीग्रेट करें अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हमारा स्कीम हम डेवलप करते हैं, तब सर वो बेटर हो पाएगा। वरना तो सर इस तरह के इश्यूज तो सर रहे ही हैं, लेकिन अब इम्प्रूव हो रहा है काफ़ी। एक हमारे यहाँ कुछ ना ब्रिजेस का काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो ये कि कभी बहुत अभी खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि हमने एक बहुत सबसे ऊंचा रिवर पर ब्रिज बनाया है, रेलवे ब्रिज बनाया है। कुछ उसके बारे में बताएंगे, क्यों वो इतना खबरों में था वो? सर ये ब्रिज जो है सर URSCL उधमपुर रेल लिंक का प्रोजेक्ट का था सर, चेनाब पे बनाया गया था। चेनाब ब्रिज इससे फेमस है सर। भारत को कश्मीर से जोड़ने का इसने काम किया, बट जिस टर्रेन पे था वो बहुत टफ था और रफ था सर। वहाँ पे इस तरह का ब्रिज बनाना सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स और सेफ्टी नॉर्म्स के अगेंस्ट था एक तरीके से हम देखें तो। वहाँ पे अगर आप सस्टेनेबली आप काम करना चाहें तो बेटर है। दूसरी चीज़ जो उसका लेंथ है, जो हाइट है ब्रिज का, वो बोला जाता है कि आईफिल टावर की जो हाइट है 329 मीटर, उससे भी 25 मीटर ऊंचा है सर। और विंड स्पीड उस तरह वैली रीजन में इस तरह का सर, वो करीब 160 किलोमीटर पर आवर से हमेशा ज़्यादा रहती है सर। तो ये सिंगल 160 आई थिंक सर, 160 विल बी वेरी हाई सर, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उसके लिए वो खड़ा है वहाँ पे। 160 आई डोंट थिंक इट्स 160 बट एनीवे सर मतलब रेजिस्टेंट है 160 किलोमीटर तक सॉरी सर। और सर सिंगल आर्च ब्रिज है सर ये, और जिन स्ट्रक्चर्स पे खड़ा है वो काफ़ी वर्सेटाइल थे, जो दोनों रॉक हैं, तो उसमें हमने इंजेक्शंस के थ्रू जो है पूरा उसको कंक्रीटाइज किया, और धीरे धीरे करके ऐसे आर्चेस बनाते हुए हमने उसको जोड़ा। तो मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत ही मार्वल है और ये सस्टेनेबल है। लेंथ, एक आप सेल्फ हीलिंग सीमेंट की बात कर रहे थे, ये सेल्फ हीलिंग सीमेंट हाउ इट वर्क्स? सर इसका मैकेनिज्म मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि ये न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये अभी रिसेंट में इन्वॉल्व हुआ है। इसमें सर ये है कि जैसे हम कंक्रीट की हम बात करते हैं तो कंक्रीट में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सर सीमेंट, एक होता है सेंट, तीसरा एग्रीगेट। तो सीमेंट में सेल्फ हीलिंग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तब जब कंक्रीट के हम कुछ भी स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं तो उसमें सीमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि कहीं भी कोई क्रैक्स आते हैं ड्यू टू एनवायरमेंट प्रेशर और ये एक्सपेंशन की वजह से वो अपने आप को हील कर लेता है, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, तो लीकेज और ये ड्रेनेज का इशू भी टैकल हो सकता है इससे। इसमें कोई कह रहा है कि बैक्टीरिया भी यूज करते हैं कुछ? सर ये मुझे पढ़ना पड़ेगा सर। एक लास्ट क्वेश्चन, आपका फॉरेन सर्विस तीसरी चॉइस है आपने दी है, फिर तो आपको करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर की जानकारी होगी मेरे विचार से, आप देख रहे होंगे। ये एक USA और कनाडा के साथ में हमारा झगड़ा चल रहा है, खबरों में काफ़ी आया, लेकिन हमारी जो रेस्पॉन्स थी USA को वो अलग थी, जो कि कनाडा के साथ जो थी वो अलग थी। उसका क्या कारण होगा? सर मेजर तौर पे मैं देखना चाहूँगा कि जो डिप्लोमेटिक स्टैंड होता है कंट्रीज़ का, वो सबसे ऊपर उनका नेशनल इंटरेस्ट होता है सर। नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बेसिस पे वो पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि डिप्लोमेसी में हमें क्या रखनी है।
सर कनाडा में जो इशू रहा जिसमें उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर थे ट्रूडो सर, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे किसी के इंडिया स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हुई हैं, सेम वाज इन द यूएस। तो उसमें इस तरीके से देखा गया कि इट वाज मोर पॉलिटिसाइज्ड इवेंट सर, कनाडा में, इवेंट ऑफ कनाडा। तो हमारा एग्रेसिव एटीट्यूड भी रहा उस चीज़ को लेके। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में इंडिया के काफ़ी इंटरेस्ट अभी हैं इन कंपैरिजन टू कनाडा सर। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा काफ़ी सारा एक्सपोर्ट प्रायोरिटी सेक्टर में यूएसए में होता है, कम जीएसपी वेवर तो नहीं है सर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट है। वी आर वेरी इंटरलिंक्ड विद यूएसए इकोनॉमी सर। दूसरा सर, यूएसए इन्फ्लुएंसेस द वर्ल्ड आज की डेट में टू सम वेरी मच एक्सटेंट सर। तो सर उस बेसिस पे हमारा पॉलिसी आर्टिकुलेशन रहता है, जितना मैं समझ पाता हूँ सर। आई डोंट नो, मेरे विचार से थोड़ा ये जवाब में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि वो अमेरिका का इन्फ्लुएंस करता है तो वो हमें गालियां देंगे और हम उनकी सुन लेंगे गालियां, उस हिसाब से। हम बड़ी क्रूडली मैं बोल रहा हूँ ये बात, तो वो एनीवे, थैंक यू। अंकित जी, आप जब आईआईटी में थे आपने एनसीसी में करी, नॉर्मली लोग करते नहीं, आपने क्यों करी? सर एनसीसी का एक्चुअली एनसीसी जो है आईआईटी कानपुर के अंदर ही स्टेशन था हमारा सर। तो जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हैं बच्चे, तो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए उनको डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट बनना पड़ता है सर। उसमें एक एनसीसी भी ऑप्शन है। तो 300-350 का स्ट्रेंथ होता है, तो हर साल फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे जाते हैं, तो मैं उसका पार्ट था सर। तो आप कौन सी विंग मिली? सर विंग सर एयरफोर्स में थे आप, आर्मी में रहे आपको, और कौन सर्टिफिकेट मिला आपको? सर प्लेन जनरल एनसीसी सर्टिफिकेट है सर, इसमें इट इज़ नॉट मेंशन्ड ABC नॉर्मली BSc सर्टिफिकेट पास होता है उसमें सर। मेरे सर्टिफिकेट मेंशन नहीं है सर। और आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अपीयर भी हुए हैं? सर मैं लॉन्ग जंप में बाहर हो गया था सर। लॉन्ग जंप में बाहर हो गए, उसमें क्या? अच्छा, और इंजीनियरिंग सर्विस भी आपने दिया, उसमें भी रह गया आपका? सर कॉलेज से जब मैं पास आउट हुआ था तो एक बार मैं दे दिया था एग्जाम सीधे, तो मैं मेंस में बाहर हो गया था उसमें। चलिए, आप समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं पिछले 2 साल से, तो लखनऊ में क्या पोस्टिंग है आपकी? सर मैं एक कॉर्पोरेशन है वहाँ पे समाज कल्याण में, उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें डेप्यूटी जनरल मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ सर, स्कीम ऑफिसर। सर डेप्यूटेशन नहीं कहेंगे क्योंकि सर उसमें डिपार्टमेंट का ही ये PSU है सर। कैसे सिलेक्शन होता है उसमें? सर अपर PCS में सर पोस्ट होती हैं सर, जिसमें SDM इज़ द प्रॉपर PCS। और अगर आप SDM का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, जैसे मेरा सर 12 नंबर से रह गया था, तो आप एलाइड PCS में चले जाते हैं। ये कैडर है सर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का, जो डिस्ट्रिक्ट्स में भी पोस्टेड हैं, जो हेडक्वार्टर्स में भी पोस्टेड हैं, कुछ स्कीम्स भी संभालते हैं सर। एडीडू समाज कल्याण भी उसी का पार्ट है कि वो अलग है? सब एक ही है सर। मैं एडीडू समाज कल्याण अलग होता था, समाज कल्याण अधिकारी अलग होता था सर 2009 में दोनों को मिला दिया गया। तो आप एडीडू समाज कल्याण भी हो सकते हैं, और आप ये सर पहली पोस्टिंग मेरी ADDO समाज कल्याण बिजनौर रही थी, और ट्राइबल वेलफेयर का मैंने चार्ज भी लिया था वहाँ पे, बुक्सा जनजाति। तो सबसे अच्छी योजना अभी तक आपको कौन सी लगी भारत सरकार की? सर भारत सरकार की अगर मैं ग्राउंड पे मैं देखता हूँ स्कीम सर, योजनाएं तो काफ़ी हैं, लेकिन अगर मैं सोशल रिवॉल्यूशन के रूप में देखूँ जिसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है, वो स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया, क्योंकि पहले तो काफ़ी चला, निर्मल भारत अभियान भी रहा, लेकिन इसको लोगों तक जोड़ा। समाज कल्याण विभाग का ये स्कीम है स्वच्छता। तो फिर मैं आपसे समाज कल्याण के बारे में, अगर आप समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं, तो समाज कल्याण के लिए सबसे अच्छी योजना आपको अभी तक कौन सी लगी? सर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत वो DBT के माध्यम से वृद्धजनों के खातों में 200 रुपये भारत सरकार देती है, उसके साथ में 800 रुपये स्टेट गवर्नमेंट लगा के देती है, तो मुझे अच्छी लगी। काम तो ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उसको उत्थान हो। ओल्ड एज पेंशन में तो वो तो जिस चरण पर पहुंच गए 60 साल के ऊपर, वो योजना सबसे अच्छी लगी आपको? सर इसलिए अच्छी लगी क्योंकि बहुत एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में आपका क्या विचार है? सर मेरा कभी डायरेक्टली अभी रहा नहीं उसमें काम करने का, कि स्कॉलरशिप वितरण में मैं रहा हूँ। के अंतर्गत 375(1) होता है एक, जो भारत सरकार से सीधे पैसा मिलता है, उसके बारे में जानकारी है आपको? सर ग्रांट दी जाती है, लेकिन मुझे जानकारी इसमें नहीं है कि शेड्यूल्ड एरियाज में भी इसमें ग्रांट दी जाती है। जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया के लिए ही 375(1) है, उसके अंतर्गत अच्छा स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में आपने सुना है? क्या है वो योजना? सर स्पेशल कंपोनेंट प्लान में जो इसका इनिशिएशन था, इस तरह से देखा जा रहा था कि जब
भारत सरकार कुछ पैसा देती है डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को, तो वो ट्राइबल एरियाज में नेग्लेक्ट हो जाता है। तब इसमें कहा गया कि फिक्स करा जाए कि आप एटलीस्ट इतना प्रतिशत तो आप यूज़ करें इस एरिया में, जिसमें 7.5 फिक्स किया इनके लिए और ट्राइबल्स के लिए, और 15% SC के लिए किया गया। तो वहाँ से इसका उदय हुआ था सर। एंथ्रोपोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, तो एक सवाल मैं एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित पूछ रहा हूँ कि अस्पृश्यता की डेफिनेशन क्या दी गई है एंथ्रोपोलॉजी में? सर इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ा होगा आपने, तो एंथ्रोपोलॉजी का तो आपका पार्ट रहा ही है। सर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में तो पढ़ो। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में डेफिनेशन जो है अस्पृश्यता का क्या है? सर इसका मुझे इंग्लिश में हिंदी What is the मतलब definition of untouchability? अनटचेबिलिटी। How is it defined? सर कोई डेफिनेशन मुझे अभी नहीं। Okay. Then how do you identify the people who are untouchables? Because there is a separate list of scheduled caste and scheduled tribe. How are these two categories identified? That is an anthropological question. सर अनटचेबिलिटी एक आप इसको सर जनरलाइज नहीं कर पाएंगे सर कि ऐसे इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर SC ST। एक भावना है, एक विचार है जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, एक समाज के प्रति था ये, लेकिन ये आज नोशन जो हम देखते हैं ये काफ़ी ब्रॉडन हो गया है। बट एक पर्टिकुलर समाज में कई सारे सबसेक्शंस हैं जिसको अनटचेबिलिटी के रूप में आज भी प्रचलित किया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं सर कि मैनुअल स्कैवेंजर्स की हम बात करते हैं, जो बहुत प्रेवलेंट फॉर्मेट में हम देखते हैं। थोड़ा स्पेसिफिक था, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी एक शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट बनी और 1935 में बन गई थी कि 1947 में बनी कि आज़ादी के बाद बनी है? आपकी जानकारी में है ये बात? सर पहले बन गई थी। पहले बन गई थी 1931 में, जब कास्ट सेंसस हुआ था। पूर्णा पैक्ट के बाद 1935 में उन्होंने बना ली थी ये सूची, ठीक है ना? उसको फिर उन्होंने सूचीबद्ध कैसे किया, ये है सवाल मेरा। सर आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 में शेड्यूल्स हैं, और जिसमें आर्टिकल 366 की मदद से प्रेसिडेंट जो हैं भारत में वो इसमें एंट्री करा सकते हैं और रिमूव पार्लियामेंट। बिल्कुल सही आपने कहा। अब मुझे आप इसका ये बता दीजिए कि अब ये विचार चल रहा है कि इनके बीच में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा, अखबार में आपने पढ़ा होगा कि अब जो लोग नौकरी में आ चुके हैं उनको दूसरों के लिए राह देनी चाहिए। तो ये चीज़ क्या संभव है? सर कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात की है सर। अब अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली लेवल पे, तो क्रीमी लेयर, जितना मेरा पर्सनल है कि क्रीमी लेयर आ जानी चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में सर, लेकिन हम कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट ना करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी बाइफर्केशन है, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है सर। तो क्रीमी लेयर बेटर ऑप्शन है कि जो लोग बेनिफिट हो चुके हैं वो बाहर आएँ, क्योंकि अगर ऐसा ही हम करते रहेंगे तो हम पूरे शेड्यूल्ड कास्ट में भी कई सारे लोग हैं, जैसे 63 कास्ट यूपी में हैं, यूपी में केवल 3 या 4 कास्ट हम देखें मेजर तौर पे जो मेजॉरिटी में एक्सप्रेसिवली रिप्रेजेंटेड है, तो काफ़ी सारी कास्ट हैं जो नहीं हैं, तो उस बेसिस पे हो जाना चाहिए सर। तो आपकी जानकारी में होगा कि हर जाति की पॉपुलेशन रहती है, और वो पॉपुलेशन आप बता पाएंगे कि सबसे ज़्यादा मेजर कास्ट कौन सी उत्तर प्रदेश में? शेड्यूल कास्ट में 66 जातियाँ हैं कि 63 हैं? आई थिंक 66 में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है सर? जाटव्स एंड चमार्स जिसको बोले। तो उनका जो टोटल पॉपुलेशन उसमें क्या परसेंटेज है? सॉरी सर, आई हैव टू थिंक, बट स्टडी अबव 40% आई थिंक। तो और रिप्रेजेंटेशन कितना है सर्विसेज में उनका? सर ये मतलब डेटा अभी सबके सामने नहीं है। इनका तो आपका जो कास्ट बेस्ड सेंसस होता है वो शेड्यूल कास्ट के ऊपर तो लागू 2006 में सर जजमेंट आया था, उसमें कहा गया था इस तरह का डेटा सरकारें इकट्ठी कर। और आपका जो सेंसस होता है उसमें शेड्यूल कास्ट का तो पूरी होती है, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन पूरी होती है, उन्हीं के प्रोपोर्शन में उनका आरक्षण भी होता है। तो क्या अब उसका सब कैटेगराइजेशन स्टेट के लेवल पर संभव है? सर मेरे हिसाब से तो इसको नहीं करना चाहिए। चाहत की बात नहीं है, संभव है कि नहीं? सर संभव नहीं होना चाहिए। चलिए, ये मैटर विचाराधीन न्यायालय है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो हो सकता है इसके बारे में पूछा जाए। ठीक है, थैंक यू। अब अंकित, हम लोग आपसे, ये पैनल आपसे ये कहना चाहेगा कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो और आप में ये पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग कर सकते हो इंटरव्यू में। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, ज़्यादा कमी नहीं है, थोड़ी बहुत जो कमियां हैं हम आपको बता देना चाहते हैं। आपके फिज़िकल अपीयरेंस से शुरू करते हैं। बालों को झाड़ के जाइएगा, मतलब कुछ क्रीम तेल जो कुछ भी लगाते हैं इट शुड बी प्रॉपर्ली कोम्ड, ठीक है। शेव करके जाइएगा। टाई की नॉट थोड़ी आपकी दाहिनी तरफ जा रही है,
उसको ठीक बीच में कर लीजिएगा। टाई की लंबाई मैंने आपको बता दी। जूतों में पॉलिश होनी चाहिए। कपड़े एक्सपेंसिव हो ऐसी कोई बात नहीं है। कपड़े साफ सुथरे हो, धुले हुए हो, अच्छे से आयरन किए हुए। यू शुड, ये फॉर्मल ओकेजन है, आप शुड बी फॉर्मली अटायर्ड। सर मेरा अलग है सर पूरा, वो ये मैं केवल मॉक के लिए ही यूज़ कर रहा था सर। हाँ ठीक है, सर। ओके। मतलब फॉर्मली करीने से सर। कपड़े होने चाहिए, राइट। नाउ टू द कंटेंट्स ऑफ योर आंसर। बाय एंड लार्ज जवाब अच्छे थे, लेकिन कहीं कहीं कमियां थी। फॉर एग्जांपल आईआईटी के स्टूडेंट हो, इन्होंने जो पूछा था, जो सबसे पुराने 5 आईआईटी हैं वो मेन आईआईटीज माने जाते हैं। कानपुर है, दिल्ली है, खड़गपुर है, बॉम्बे, मद्रास। बॉम्बे है एंड मद्रास। चेन्नई। चेन्नई है। ये 5 मेन आईआईटीज। और आप शायद 23 हो गए ना, 23 है। 23 23 आईआईटीज। IITs। यू कैन नॉट से कि 20 से 30 के बीच में हो गए। तो 20 से 100 भी बोल सकते थे। ये नहीं, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, Sir. नॉट फ्रॉम एन एक्स आईआईटी स्टूडेंट, Sir. राइट। एक और चीज़ हमने नोटिस की कि आपने पूरे इंटरव्यू में सर शब्द का इस्तेमाल शायद कोई 40-50 बार कर लिया। जी सर, वो ऑफिस का कल्चर सर, मुझे ऐसा लगता है। और वो सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो शासन के नज़दीक बैठते हैं, तो सर वो सर ही है। फोन पे भी जैसे कहते हैं ना, सर सर डिस्ट्रिक्ट में तो सर डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब ज़्यादा। और ज़्यादा पुलिस है ये। इवन इन द फोन ना। कंट्रोल, सर जी कंट्रोल। वो फिल्म देखी थी क्या, वेलकम, क्या नाम था, कंट्रोल। कंट्रोल करो इसको। अच्छा, फिर मैंने एक नोटिस किया कि हाथ ऐसे फ्रीज करके रखे हुए थे घुटनों पे। ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। थोड़ा बहुत बातचीत करने में एक्सप्रेस करने के लिए हाथों का थोड़ा इस्तेमाल कर लो। एंड अनदर थिंग विच आई हैव नोटिस्ड इज कि यूँ पीछे ऐसे करके बैठे हुए, चेयर में बैठो तो जो पीठ है वो चेयर के बैक से लगनी चाहिए। पीठ लगनी चाहिए, और उसके बाद में यू शुड नॉट लुक स्लम्प्ड इन द चेयर, इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। सर। ठीक है, एक अलर्ट आदमी कैसे बैठता है उस तरह से बैठनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल एकदम सावधान मुद्रा में बैठे हो, वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ। बी कंफर्टेबल बट अलर्ट। सर। आई कांटेक्ट मैंने देखा, आई कांटेक्ट जो करते हैं, जो सवाल पूछता है ज़्यादातर उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन बीच बीच में दूसरों की तरफ भी देख लेते हैं। देयर इज़ एन अनरिटन 60-40 रूल। 60% जिसने सवाल पूछा उसकी तरफ देखो, 40% दूसरों की तरफ भी देख लो। तो उससे लगेगा कि पूरे सवाल तो एक व्यक्ति ने पूछा है, लेकिन आप जवाब पूरे पैनल को दे रहे हैं, सर। राइट। एम विश्वेश्वरैया, सॉरी सर, मैं भूल गया था नाम सर। यू शुड नो। सर। ये तो मतलब ब्लास्फेमी हो जाएगा, सर आप इंजीनियर हो। ब्लास्फेमी हो जाएगी। मुझे सर मैसूर के दीवान याद थे, बट तो मुझे डैम्स बनाए हैं, पर नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। अब याद रखना हमेशा। आई हैव रेड, काफ़ी पढ़ा है, लेकिन आईपीएस 2 नंबर का चॉइस रखा है। मैंने पुलिस के जितने सवाल पूछे, कुछ का जवाब दिया, कुछ का नहीं दिया। तो इस विषय पर पढ़ लेना, सर। ब्रिज योर नॉलेज गैप्स। बाकी तो पन्नू एंड निज्जर केस में यू शुड नो कि क्या हुआ था। सर। दोनों के केस में हमारी रिएक्शन अलग अलग हुई थी। निज्जर के केस में ट्रूडो ने हमें एलिगेशन लगाई थी, हमने कहा एविडेंस दे दो, हम उस पर इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं, बात खत्म। पन्नू के केस में उन्होंने कहा कि इंडिया के कहने पर उसकी असैसिनेशन प्लान की गई थी, हुआ हमारा नहीं नहीं था, था। हाँ हुआ नहीं था। सो दोनों केस में डिफरेंस है, और हमने कहा ठीक है हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, बात खत्म हो गई। तो ये छोटा आंसर है ना, इतना घुमा फिरा के लंबा चौड़ा जवाब देने की क्या ज़रूरत है। गोल्डन रूल इज कि जो भी सवाल देते हो, शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, मैटर एंड्स। ठीक है, अदरवाइज यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। एंड
we have every belief, this panel has every belief you should be able to do very well. Interview कब है? सर 12th। एक हफ्ता समय है, तो इसमें 3 दिन रह गए। 3 दिन रह गए। 3 दिन रह गए। अब और मॉक मत दो, अब और मॉक मत दो, घर जाओ वापस अपना एंड रिलैक्स करो और अपने दिमाग में सोचो कि हम फ्री होके कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, बस वही एक ही चीज़ पर ध्यान देना, शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट आंसर। श्योर सर। राइट, गुड लक टू यू। थैंक यू सर। Wish you all All the the best. best. All the best.